मेरा गला बज गया आज। जल्दी बैठिए लोग। गला बज गया, कल ज्यादा लंबा क्लास हो गया था। 4 से 9 कंटिन्यूअस हो गया तो गले बज गया मेरा। कोई बात नहीं, वैसे भी बजे रहता है। आवाज नहीं जा रहा है? तुम हल्ला नहीं करना है थोड़ा भी। 10 लोग जल्दी बैठो। इससे पहले क्लास में हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक पूरा बकलोल शासक था। MBT तुगलक वंश के संस्थापक वगैरह सब पढ़ा दिए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग का इकोनॉमिक्स तो कितने तारीख को आ जाएगा? हाँ, 5 तारीख को। कब है 5 जी? चार तारीख के बाद है। तुगलक वंश कब से बाबू? तुगलक वंश पढ़ा रहे थे। इससे पहले कौन समझा दिए थे? खिलजी। खिलजी ये तो 1320 से स्टार्ट होगा ना। 1414 अंतिम वंश था जो ठीक ठाक था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए सब, लेकिन 3 मेन है सब, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक। बाकी खिलजी, सैयद और लोदी किसी काम के नहीं है, कुछ किए ही नहीं है सब। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश की स्थापना होती है, जिसमें 3 ही जरूरी था। जो तीसरा था तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे लंबा समय तक चला था। तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक। इसमें सबसे पहला शासक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण प्रारंभ किया था गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल अभियान किया। इसको किसने कहा था मेरे घर में 10 दरवाजे? निजामुद्दीन औलिया। गया था हिसाब नहीं, इसको नहीं कहते जी। इससे पहले थे अलाउद्दीन खिलजी। उसे ने कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे। इसे कहा गया था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पनौती। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। इस ससुरा का हर एक डिसीजन क्या हो जाता था? गड़बड़ हो जाता था। हर एक डिसीजन इसका क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी चेंज किया, देवगिरी ले गया। सांकेतिक मुद्रा चालू किया, वो भी चौपट हो गया। यहाँ पर दुआब पर टैक्स लगाया, वो भी चौपट हो गया। ईरान पर आक्रमण करने के लिए सेना बनाया, वो भी चौपट हो गया। कराची अभियान, कराची जो सियाचिन नहीं रखा था, कराची अभियान जो था वो तो चौपट करने के लिए था ही। अपनी सेना को चौपट करने के लिए बनाया ही गया था कराची अभियान यहाँ पर। तो इसकी योजनाएं सब क्या हो गई? विफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा चेंज करना चौपट हुआ। राजधानी चेंज करना चौपट हुआ। यहाँ पर टैक्स बढ़ाना चौपट हो गया। यहाँ पर ईरान पर आक्रमण करना चौपट हो गया। कराची क्या हो गया? चौपट हो गया। पूरा बकलोल था ये मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कहा कि भाई मेरा राज्य बीमार पड़ गया है। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा राज्य बीमार नहीं पड़ा है, तुम खुद बीमार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये मेरा गला खराब है, तुम इसको क्या हुआ जी? स्पीकर को। इसके समय इस 2 त्योहार बड़ी शौक से मनाता था। होली बहुत शौक से मनाता था। देखिए इसके समय साम्राज्य का विस्तार भी बहुत हुआ और बिखराव भी हुआ, जिसमें 1336 में बहमनी साम्राज्य टूट, विजयनगर टूट गया। कौन टूटा? विजयनगर। और बहमनी साम्राज्य टूट गया। बहमनी कौन टूटा? बहमनी। 2 साम्राज्य टूट गए सब, जो इसके साउथ के पार्ट थे सब। यहाँ था विजयनगर और यहाँ था बहमनी। बहमनी
ये किससे टूट गया सब? मोहम्मद बिन तुगलक से टूट गया सब। तो इसके समय क्षेत्रफल का विस्तार भी हुआ था और इसी के समय बिखराव भी तेजी से हो गया, जिस कारण इसके काल को हम लोग विरोधाभास का मिश्रण कहेंगे, संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पढ़ा लिखा था और सबसे ज्यादा चौपट डिसीजन लेता था। तो कई बार इसी वजह से जब हमारा संविधान लिखा गया ना, तो देखा गया कि कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पढ़ाई किताबी नॉलेज और व्यवहारिक नॉलेज में अंतर होता है। किताबी में इसमें क्या होता है? अंतर होता है। यहाँ पे किताबी नॉलेज हर जगह काम नहीं आती है। तो अकबर को देखिए, शासन बहुत बेहतरीन किया लेकिन कुछ नहीं पढ़ा लिखा था। और वही मोहम्मद बिन तुगलक को देखिए 23 भाषाओं का एकदम धड़ल्ले से जानकार था, समझ में आ गया कि नहीं है, और महाबैल शासक था। तो कई बार सक्सेस नहीं हो पाया यहाँ पे। तो भारत का जब संविधान लिखा गया तो किसी भी नेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो क्वालिफिकेशन देखिए, देश को ना पब्लिक को लगता है कि देश नेता चला रहा है, एक्चुअल में पीछे से आईएएस आईपीएस चलाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर साइलेंटली आगे भी ले जाते हैं सब, साइलेंटली बर्बाद भी करते हैं सब। वहां पर पीछे से वो कोई काम करते हैं सब, किसी भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी ही सब कुछ होता है। अब आप नया नया मान के चलिए, सांसद बने, विधायक बने, और आप चुनाव जीत के मंत्री बन गए। क्या बन गए? मंत्री बन। आपको क्या प्रोसीजर पता है? कहाँ साइन करना है, क्या नहीं, कैसे, हर चीज का प्रोसीजर होता है। वहीं बैठा है सेक्रेटरी, वही सब जानता है यहाँ। तो इसके समय बिखराव बहुत तेजी से हो गया था और साम्राज्य भी टूटने लगा था। इसके समय कई जगह विद्रोह भी हुआ है, समझा गया कि नहीं क्या? और विद्रोह दबाने के दौरान ही इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। या होली का त्योहार यानी फगुआ त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाता था। इसे विरोधाभास का मिश्रण क्यों कहते हैं? पढ़ा लिखा भी था, चौपट भी था। संक्रमण काल कहते हैं क्योंकि इसमें विस्तार भी हो रहा था, बिखराव भी हो रहा था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये अपने जीवन काल में सबसे पहले जौनपुर जीता था। याद कीजिए, जौनपुर शहर को जीता था। जौनपुर जीतने के कारण ही जौना खान जो था, जौना खान को किसकी उपाधि दी गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पुराना नाम क्या था? जौना खान। इसका असली नाम क्या था? जौना खान। और जौना खान जो था, इसे जीतने की जिम्मेदारी गयासुद्दीन तुगलक ने दी। गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खान को बोला कि जाके जौनपुर जीत जाओ। जीत गया तो उसे कौन सी उपाधि दिया गया? तेलंगाना। तेलंगाना, जौनापुर नहीं, जौनपुर नहीं जी, तेलंगाना। जौनपुर बोल दिए गया यहाँ पर। अब देखिए, इसके बाद आएगा मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक। इसका असली नाम बताइए तो? जौना खान। यहाँ लिखे, कहाँ इसमें जगह नहीं, इधर लिख देते हैं, कहीं यहाँ लिख दे, ब्रैकेट में लिख देते हैं जौना खान। जौना खान। इसके याद में बनाया गया जौनपुर। इसने जीता नहीं, इसके याद में क्या बनाया गया? जौनपुर। जीता तो ये तेलंगाना था। जौना खान के याद में क्या बनाया गया? जौनपुर। अब ये मर गया तो बनाया कौन इसके याद में? इसका भाई, चचेरा भाई, जो अगला शासक बनेगा। इसको सबसे ज्यादा भाषाओं का जानकार मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसी ने गिरा दिया लकड़ी के महल में किसको? गयासुद्दीन। सबसे बड़ा पनौती कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो जगह नहीं बचा इधर। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का लिखना होगा, ऐसे लिख देते। इसके बाद उधर लिखते हैं, हाँ, इधर बनाते हैं फिरोज शाह तुगलक। इसका नाम क्या था? वो जौना खान। जौना खान। इसके बाद तीसरा शासक आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, शॉर्टकट में हम इसे एफएसटी कह सकते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप समझते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। इतने तीने राजा याद रहेगा ना आपको, तुगलक वंश खत्म हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जो था, यह योग्य शासक था, लेकिन इसका जन्म एक हिंदू माँ से हुआ था। समझा के ना? नील देवी से। समझा के कि नहीं गया है? तो इसकी माता कौन थी? हिंदू थी। नीलू था या नील देवी। तो उसका नाम इसने बदल कर नाइला रख दिया। क्या नाम रख दिया? नैला नाम रख दिया। अब इसके ऊपर इस बात का आरोप लगता था कि यह हिंदू माँ से जन्म लिया है, अतः ये हिंदुओं का क्या लेता है? पक्ष लेता है। तो इसने क्या किया ना, अपने आप को साबित करने के लिए कि ब्राह्मणों पर क्या कर दिया? ब्राह्मणों पर जजिया लगा दी। क्या लगा दिया?
ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया है। बताइए क्या जरूरत थी गधा को जजिया लगी लगी नहीं? यहाँ पे कोई कह रहा है तो कहने दो यहाँ पे, लेकिन सफाई देने चल गया यहाँ पे। सफाई कभी मत दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झूठ बदनामी ज्यादा दिन इसकी लाइफ नहीं होती है। किसी को खूब गरिया लीजिए, लास्ट में वो आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनुभव जो होता है ना, अनुभव, ये आप लोग अभी यंग एज में है, आपको अनुभव नहीं है। जितना प्रधानमंत्री को सुनाया गया ना, नरेंद्र मोदी हम लोग के प्रधानमंत्री, जितना उनको सुनाया गया ना, अगर उनको चिपकता था तो चौपट हो गया रहता। किसी को फर्क पड़ता है? नहीं। तो आप लोग क्या है ना कि कई बार होपलेस हो जाते हैं। आप कोई देर चिल्लाए ना, सबसे अच्छा जवाब है बोलबे मत कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लीजिए आप। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, नागालैंड का था, उसको चिढ़ा मारा था सबकी, तुम सांप खाता है। वो बेचारा टेंशन में आ गया था। यहाँ पे हम कहे कि तू बोल, जवाबे मत दे। जवाब देना तो ऐठल दे कि डायनासोर खाते हैं। हाँ, तू कौन डेगची का मसाला है? ज्यादा किसी को नहीं सफाई देना चाहिए। अरे ये भारत की जनता है भाई, सीता जी को अग्नि परीक्षा में बैठा दी थी, हम लोग किस डेगची के मसाला हैं? भगवान को नहीं छोड़ा लोग। हाँ? हम लोग की विचार क्या चीज है जी? तो कोई आए कितनों चिल्लाते रहे वहां पे, और क्या करना चाहिए? और नोटंकी देर को न बोले तो मतलब और चौपट कर दो उसको। नहीं समझ में आया आप? लेकिन ज्यादा सफाई उफाई देने के चक्कर में नहीं रहिएगा आप। यही सफाई देने के चक्कर में क्या कर दिया? ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया। नहीं तो अच्छा से शासन कर रहा था। बस ये नीलू नाम की महिला से क्या हुआ था जन्म, इसकी माता था, तो इसको ब्राह्मणों इसके ऊपर आरोप लग गया। क्या चीज का? हाँ, हिंदुओं का पक्ष लेता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? एक आदमी हमसे पूछ रहा था कि ये क्या गड़बड़ हो गया? नहीं तो नाम बताई। तो जो सबसे चौपट आदमी है ना, मतलब फिरौन तो जमीन पे सबसे चौपट है, उससे अब बाप है इब्लीस, उससे खराब कोई नहीं हो सकता है। मतलब उजा के ना अल्लाह से लड़ गया था उस सबसे पहले जानते किससे जाके लड़ गया है? अल्लाह से लड़ गया था वहां पे, उसको भगा दिया गया। कहे उन्हीं का बात नहीं माना था, फरिश्ता था, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ज्यादा कहे कोई ज्यादा शौक से आप कोई नाम बुला सकते हैं, जैसे जो बुला लो भाई, इब्लीस बुला लो, फिरौन बुला लो, दज्जाल बुला लो। नहीं समझे? कोई अगर आपको ना टोन मारे ना, तो याद रखिएगा, जो अगर आपको मतलब उल्टा सीधा लालछन लगाएगा ना, वो आपका कभी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये फिरोज शाह तुगलक को समझ में नहीं आया। कई बार क्या होता है ना, कई आदमी बोलते था देखा ऐसे कैसे बोल रहे हैं तो बोलने दो। अजला दिया ब्राह्मणों पे जजिया का, और ना तो इसमें चढ़ा चढ़ा के जानते हैं क्या करा दिया? जाज मंदिर तोड़वा दिया। जाज मंदिर, समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ पे जाज मंदिर तोड़वा दिया। इसके आगे उड़ीसा में भी कई मंदिर इससे क्या कर दिए थे? तोड़वा दिए थे। आगे हम लोग सैन्य अभियान में देखेंगे। हालांकि फिरोज शाह तुगलक जो था ना, उसको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में दिलचस्पी थी तो वो निर्माण कराने में थी। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, शहर निर्माण, बाग बगीचे लगाना, तो उसको निर्माण करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। लेकिन उसको टॉर्चर कर करके क्या कर दिया? चौपट कर दिया था सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? उड़ीसा का मंदिर किसने तोड़ा? फिरोज शाह। हिमाचल प्रदेश का फिरोज शाह तुगलक ने। तो मंदिर वगैरह भी तोड़ा, वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। सैन्य अभियान के दौरान हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जरूरी चीज समझिए। इसके चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। उनके याद में क्या बनवाया? जौनपुर। क्या बनाया? जौनपुर। जौनपुर को शिक्षा का सिराज कहा जाता था। शिक्षा का क्या कहा जाता? सिराज। इसको ना निर्माण कराने का बड़ा शौक था। उसने देखा कि जब राजधानी चेंज की गई थी तो बीच में कोई बड़ा शहर ही नहीं पड़ा था जहां लोग आराम कर सके। तो इसने 300 से ज्यादा शहर बसाए थे। कितना शहर बसाया? 300 से ज्यादा शहर या नगर का स्थापना किया। लगभग 1200 से ज्यादा बाग बगीचा बनवाया। क्या बनाया? 1200 से ज्यादा बाग बगीचा बनवाया था। क्या बनाया था? बाग बगीचा। 300 से ज्यादा शहर, 1200 से ज्यादा बाग बगीचा। नहर जो निर्माण कराया थे गयासुद्दीन तुगलक, नहरों का जाल बिछा दिया था। नहर का क्या बनाया था? नहरों का
जाल बिछा दिया था और उसके पे क्या लेता था, टैक्स। अब भैया नहर बनाया है तो टैक्स तो लेगा ही लेगा ना, नहीं लेगा टैक्स? समझ में आया कि नहीं आ गया? एक सेकंड रुको बबुआ, ब्लॉकवा की नहीं गया जी। हाँ, यस। स्वाहा। समझे में नहीं आता, कस्टमर को कितना ब्लॉक मारो ना, 14 से नंबर रख ले वो। हाँ, 14 से शुरू होता है, प्लस करके 14 बोल के आपको लोन चाहिए। कस्टमरिज्म। नारों का क्या बिछा दिया, जाल। नारों का जाल किसने बिछाया? फिरोज शाह तुगलक। नारों का जाल फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही योग्य शासक था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, ये तो पीडब्ल्यूडी मतलब समझते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे कहा जाता है लोक निर्माण। लोक निर्माण, लोक निर्माण विभाग बनवाया था, लोक निर्माण विभाग बनवाया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग बनवाया। लोक निर्माण डिपार्टमेंट होता है जो ये देखता है कि पब्लिक के यूज की क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे अगर कोई एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बड़ा नाला का निर्माण करना है तो पीडब्ल्यूडी दे देता है, ब्रिज बनाना है तो पीडब्ल्यूडी देता है, नया सड़क पास कराना है पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी के पास बहुत ज्यादा वर्क होता है, आज भी पीडब्ल्यूडी वर्क करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी से पीडब्ल्यूडी, देखिए अब कोई अगर किसी डिपार्टमेंट में चौपट अधिकारी जाएगा तो उसको तो चौपट कर देगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास बहुत काम होता है, वही सिफारिश करके दे देती है। जैसे पीडब्ल्यूडी लिख देगी कि हाजीपुर और पटना के बीच में फिलहाल एक ही पुल है, जबकि होना चाहिए था 4। तो अब देखिए 4 पुल बन रहा है, गांधी सेतु के बगल में एक बन रहा है, इधर एक जेपी सेतु है, जेपी सेतु के बगल में एक बन रहा है। तो आप गंगा नदी के बीच, यहाँ एनआईटी के पास किसी भी, यहाँ पटना में गंगा नदी जाएंगे ना तो पटना के एक साइड में है दीघा, वहां है जेपी सेतु, और पटना के बीचों बीच में है गांधी सेतु, और पटना के दूसरी साइड में है कच्ची दरगाह। तो पटना शहर जो है ना, उस जहां से एक इधर जहां से शुरू होता है वहां जेपी सेतु, इधर जहां से खत्म होता है कच्ची दरगाह, और बीचों बीच में गांधी सेतु। समझा के कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो टोटल 2 2 4 1 5 पुल हो गए सब, केवल पटना में ही नदी को पार करने पे। तो सिफारिश कर देता है, कहता है कि बोलिए टेंडर दीजिए, हम ही बनवा देते हैं। तो जो सस्ता टेंडर लेता है उसी को दे दिया जाता है बनवाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसने बनवाया था? फिरोज शाह। तो कहा कि हमको इतना फुर्सत नहीं है कि पब्लिक को किस किस चीज की जरूरत है, क्या करते रहो, तुम ही सर्च करो पब्लिक को किस चीज की जरूरत है। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट दिया गया। इसके सामने, इसके पास सबसे ज्यादा दास थे, सब सर्वाधिक दास किसके समय थे? 1,80,000 दास थे। इतना दास थे कि उसके डिपार्टमेंट बनाया गया दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान, बंदगान बंदी बना के लाया जाता था ना दासों को, तो दीवाने बंदगान। 1,80,000 दास को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? कोनो सुतल तो नहीं है, कोनो कुछ काम कांड तो ना कर दिया, कोई कुछ कर दिया। बहुत, इंडिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को फेस करता है ना, सबसे ज्यादा तो ईमानदारी से काम न करना, ये एक बहुत मूलभूत समस्या है। आप अपने घर में ना एक दीवार जुड़वाने के लिए लेबर मिस्त्री लाइएगा, और आप कुछ मत कीजिएगा, इस उम्मीद में रहिएगा ना कि ये दिन भर काम अच्छा से कर दे। आपको टोकना पड़ेगा बार 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 बार, जबकि नहीं करना चाहिए ये सब चीज। ये एक बहुत बड़ी मूलभूत समस्या है। यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, हमारे बिहार में तो और ही सब चीज देखा जाता है। या तो हमेशा क्या होना चाहिए, अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना ने अपने यहाँ ना लेबर का वर्किंग कल्चर चेंज कर दिया। वहां लेबर काम करने सुबह 6 बजे आता है, 6 बजे, 7 बजे से काम चालू कर देता है, और 7 बजे से काम करना स्टार्ट करेगा, काम करेगा 12 बजे तक, 11-12 बजे तक काम करेगा। और उसके बाद उसको लंच जो दिया जाएगा ना 3 घंटा का देगा, एकदम बढ़िया से। मतलब 7 बजे से काम स्टार्ट किया, 11-12 बजे तक काम कराया, फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उसको छुट्टी देगा। इसमें वो खाएगा और सो जाएगा 2-3 घंटा, फिर 3 बजे से उठ के 8 बजे तक काम कराएगा। उसका ना
मतलब अपने यहाँ उसने लेबर का वो टाइमिंग ही चेंज कर दिया, इसलिए पूरी दुनिया की कंपनियों को लगा कि भैया वहां सबसे अच्छा लेबर है, और कोई नौटंकी नहीं, जहां कोई कुछ बोल दिया तुरंत चेंज कर दो, कोई नौटंकी नहीं यहाँ पर। फैसिलिटीज में जो मूलभूत है कि उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, इन्हें की मजदूरी गायब हो गया आपकी फैक्ट्री से, नहीं समझा, फायर सेफ्टी, ये सब चीज का क्या करना है, ध्यान रखना, मेडिकल सेफ्टी, सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए, बाकी उनको। तो पूरी दुनिया आज क्यों एप्पल कंपनी से लेके किसी कंपनी को देखो, सब कहां भागते हैं, सब चाइना में। और हमारे यहाँ ये मेंटेलिटी होते जा रही है ना कि जो बड़ा उद्योगपति वो लुटेरा होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। हर इंसान क्या बनना चाहता है, बड़ा ही बनना चाहता है। और जो वहां गया है उसका वर्किंग कल्चर देखिए, वो 24 घंटे में कम से कम 15 घंटा काम करता होगा। चाहे आप जिस भी सक्सेसफुल को देखिए, वो जो अंबानी अडानी, इसे 24 घंटा में 16 घंटा काम करता होगा, पगला पगला जाता होगा ये लोग। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा उटपटांग चीज है। आप किसी एक आदमी को ना, सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे यहाँ वर्क मिलता है, काम करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके भरोसे काम छोड़ सकते हैं ये बहुत कम मिलते हैं। और जिनको ये बढ़िया मिल गए, ऐसे बस भरोसेमंद जिनके भरोसे काम छोड़ दिए, 10-15 मिल गए ना तो बड़ी सी बड़ी कंपनी को हिला देंगे वो, बेहतरीन एकदम ढंग से। यहाँ पे 10-15 अगर मिल गए तो अपने एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो जिम्मेदारी से काम करे, अपने नीचे 50 ठोको सीट ठीक रखे एकदम यहाँ पे। तो ये हम लोग एक बहुत बड़ा इसको चैलेंज फेस करते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे ठेकेदार वगैरह जो होते हैं सर, बड़ा रूडली बात करने लगते हैं सर कई बार मजदूर से। उसको एक बार हम पूछते भी है, भैया इतना रूडली काहे बात करते हो, तो हमसे क्या बोला कि एक दिन ठेकेदारी करके देखिए। हम कहे कि भैया ये तो एकदम फायर है। कह रहा है कि कान सर आप पढ़ाते हैं ना, लड़का सब एकदम आराम से आता है, सब खूब अच्छा से पढ़ के चल जाता है सब। हम कहे हो सकता है भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़का सीधा है, तो और कचरा है सब। अगर हम डांटे बोले नहीं तो ये आतंक मचा देगा सब। लेकिन इन सबको पता है कि अगर हम लिमिट क्रॉस किए हैं, सामने डायनासोर। तो दीवाने बंदगान किसकी देखरेख के लिए बनाया था? हाँ, दास के लिए। क्या बनाया था? दास के लिए। इसमें एक हॉस्पिटल बनाया फ्री में, हॉस्पिटल बनवाया फ्री में, दारुल सफा, दारुल दारुल सफा, सफा, सफा मतलब होता है सही हो जाना, सही, सफा मतलब बीमारी का सही हो जाना। दारुल सफा, एगो टॉनिक आता है पेट सफा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खून सफा, नहीं समझे? एगो खून सफा करके आता है, बड़ी टेस्ट उसका क्या होता है, खराब होता है, कड़वा टाइप का होता है। तो सफा हाँ वही साफी करके, अच्छा साफी है जी, हम सफा बोल दिए, हाँ साफी है जी, गड़बड़ बोल दिए। पेट सफा आता है, दवा आता है। तो सफा का मतलब क्या होता है? इलाज कर देना, उर्दू भाषा है, क्या है? उर्दू भाषा है। तो दार उल सफा ये हॉस्पिटल था, और ये सरकारी हॉस्पिटल था। जैसे पटना का पीएमसीएच है ना, सरकारी हॉस्पिटल है। 5 रुपया का टिकट कटाइए, अंदर चले जाइए, वहां डॉक्टर बैठे हैं लोग, आपको खजुआट की दवा 1500 का लिखेगा। सही बता रहे हैं, आप पीएमसीएच में जाके देखिए, 5 रुपया का दवा टिकट पर्ची कटेगा, और अंदर जाने के बाद कम से कम 2-3 हजार का दवाई लिखेगा। और जैसे पर्ची लेके निकलिएगा ना, बाहर 3-4 को खड़ा होगा, हम दवा दिला देते, ये हमारा ये है यहाँ पे एक तो मेडिकल स्टोर है, यमराज मेडिकल स्टोर, वहां चल जाइए यहाँ पे। अपना अपना कमीशन क्या होता है, फिक्स होता है यहाँ पे। और अच्छा कभी कभी ना डॉक्टर भी अपनी मर्यादा लांग देता है। यहाँ से जब निकलिएगा ना मेन गेट से, तो दाहिने होगा एक तो हॉस्पिटल, यहाँ पे उसका चिन्ह है, आगे भैंसा खड़ा होगा। यमराज मेडिकल स्टोर, ये होता है एक से एक। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल गजब है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में मरीज मरता है, मरीज चल गया, अब प्राइवेट में जमीन जायदाद चल जाता है, दोनों में एक कोई ना कोई जाता है। हॉस्पिटल जो होता है ना, कई बार भारत में 30% मरीज, ऐसे मरीज का केस या तो पूरी बिगड़ जाता है या तो कंप्लीट मर जाते हैं बेचारे, जिनको पैसे लूटने के तौर पे जो ट्रीटमेंट अभी देना चाहिए वो जानबूझ के कम देते रहता है, कम देते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? जैसे अगर आप इतने लोग पढ़ने वाले हैं, सपोज कीजिए कि हमें इतना पता चल जाए कि हर महीने अगर आपसे पैसे लेने होते तो हम इस सिलेबस को 3 साल खींच देते, और फिक्स होता है कि जब तक आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा जाइएगा ही नहीं, आराम से खींच देते कि नहीं खींच देते।
ये होता है, मतलब कई डॉक्टर इतनी ईमानदार होते हैं कि आप कभी कभी लगे सच में भगवान है वो लोग। कुछ कुछ को देख के ऐसा लगता है यार तुम पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे। होते हैं सब कुछ कुछ। तो इसने सरकारी हॉस्पिटल बनाया, फ्री में इलाज होता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्री में इलाज करता था। बहुत ऐसा नहीं कि सारे हॉस्पिटल चौपट है, सब बहुत अच्छे अच्छे भी हॉस्पिटल है। कुछ हॉस्पिटल अपनी साख बचा के रखे हैं सब यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बीएचयू वगैरह जाके देखिएगा, आज भी बहुत ईमानदारी से काम होता है वहां पर। एम्स में तो खैर बातें अलग, इंडिया लेवल की चीज हो जाती है। अच्छा, उसमें एम्स में ईमानदारी के एक रीजन भी है ना। आप समझिए, एक अगर नॉर्मल आप एमबीबीएस बनते हैं तो 1 करोड़ रुपया लगता है, 5 से 6 साल लगता है उसमें। इंटर्नशिप लेके लंबा टाइम लग जाता है। उसमें 6 साल में आपको 1 करोड़ रुपया लगता है, बाहर से कहीं करते हैं। एम्स में 5,000। आप अंतर देख रहे हैं? एम्स में अगर आप करते हैं तो 5,000 में खत्म। उसमें आपको हॉस्टल देगा, खाना पीना, ग्राउंड वगैरह बहुत बड़ा। एम्स हॉस्पिटल में वो गांव बस जाता है, इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल करें कितना लगेगा? 1 करोड़। तो उनका भी कहना है ना डॉक्टरों का कि सर जी खेत बेच के हम लोग पढ़े हैं, लोग खेत बनाएंगे नहीं। हाँ, तो नीट का एग्जाम दीजिएगा तबे ना एम्स कॉलेज मिलेगा। बढ़िया नंबर देना पड़ता है, बढ़िया नंबर लाएंगे वो भी। और नीट वगैरह में भी क्या है ना कि देखिए, नीट का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है तो कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, अगर एनसीईआरटी कंप्लीट है तो। लेकिन क्या है ना कि इतना बेहतरीन कोचिंग का माया जाल फैल चुका है ना नीट में, कि एडमिशन लेने जाइएगा तो हर एक कोचिंग वाला अपना एक नेक्सस बना के रख लिया है कि हमें बताना ही नहीं कि इसे कौन टीचर पढ़ाएगा। आप 2 लाख रुपया दे दीजिएगा, नीट में 1 लाख रुपया दीजिए, उनकी फीस सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? यूपीएससी वालों की तो हम खटिया खड़ा कर दिए यहाँ पे। दिल्ली में सब हमको ना ऐसा घुसी आता है, ऐसा ना कि आदमी आ गया यहाँ पे, एकरा तो नहीं चाहिए पैसा, हम लोग को कहीं नहीं कमाने देता है आदमी, नहीं समझे? तो अब वो लोग नहीं बढ़ाता। अब कैसे फीस लिखता है दिल्ली में पता है? 1.5 लाख फीस, 70% ऑफ। स्पेशल डिस्काउंट 80%, दिवाली डिस्काउंट, सब लोग को यहाँ पे। और सबका स्टाफ वगैरह जो होता है सब कहता है सर सब आपको ना यहाँ पे ऐसे ऐसे बोलते रहता है। हम कहे ठीक है, कुछ की बददुआएं हैं तो लाखों की दुआएं भी हैं, नहीं समझे? तो आप देखिएगा नीट में ना कभी नहीं बताएगा। अच्छा, ये गार्जियन की जिम्मेदारी भी है। बच्चे को सुसाइड कराने में सबसे बड़ा स्टार्टिंग वहीं से कर देता है। भाई जब आप अपना बच्चे का एडमिशन 1 लाख 1.5 लाख जब किसी कोचिंग में देते हैं, आप वहां पूछना चाहिए ना कि हमारे बच्चे को 1 साल 2 साल का ये जो कोर्स है इंजीनियरिंग मेडिकल का, कौन टीचर पढ़ाएगा? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे पास कई ऐसे टाइपिंग करने वाले हैं जो जाके वहां पढ़ा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे यहाँ टाइपिंग करते हैं और वहां जाके क्या कर देते हैं? टीचर करके पढ़ा देते हैं। रीजन क्या है कि एडमिशन ले लिया, आपको क्या मतलब, हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। सिलेबस कंप्लीट करा देना, पढ़ा देना इज नॉट टीचिंग। टीचिंग एक आर्ट है। आप जब रिवीजन करते होंगे ना तो आपको कुछ ये हमारी लिखी हुई चीजें याद आती होंगी, ये स्ट्रक्चर याद आता होगा, हम जिस लहजा में बोले हैं वो याद आता होगा। पढ़ने के लिए तो किताबें ही हैं, नहीं समझे? खत्म करा देना सिलेबस मतलब क्या होता है? वो एक टीचर का काम होता है किस तरह से उसके दिमाग में उतार रहा है। यहाँ पर अब कहीं पे भी इस चीज को ध्यान से समझ, वहां बताता ही नहीं है। और उसके बाद जब लड़का फेल होता है बेचारा, या फिर वो उसका नंबर खराब आता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो गार्जियन उसको कहते हैं कि इतना पैसा लग गया, कर्जा लेके पढ़ाए थे। अरे काउंटरवा में जब पैसा देने गया तो मुंह में दही जमल था। हाँ, जब आप गार्जियन हो के अधिकार नहीं ले सके तो आपका बेटा इंटर में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग मेडिकल वाला, क्या अधिकार मांगेगा? वहां खड़ा होकर पूछना चाहिए पूरा 2 साल का बताइए किस टीचर को पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे, आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन आप तो बता दीजिएगा ना यहाँ पे। अब हम ही लोग यहाँ पे देखिए बीपीएससी क्लास ले रहे हैं, पता है ना आपको यही टीचर पढ़ाने वाले हैं। अब वो हम लोग डिसाइड आगे करते हैं ना कि कब किन का क्लास लगेगा, कभी कोई आगे कभी कोई पूछे। अब कभी मान के चले कोई सर हैं जो इलाहाबाद में क्लास ले रहे हैं, कभी कोई दिल्ली में तो आगे पीछे होना वो अलग बात है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है ये अलग बात है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हालांकि हम लोग जब स्टार्ट किए थे बीपीएससी, किसी टीचर का नाम नहीं बताए थे, इवन यूपीएससी में। खैर लड़कों का भरोसा था कि खान सर कभी गलत नहीं करेंगे, इंडिया का सबसे बेस्ट ले आके दिया हमें यहाँ पे। अब पता नहीं कहाँ सुतल रहता है सब नीट वाला।
तो आप लोग का भी अगर छोटे भाई बहन पढ़ते हैं तो पूरा ये सब चीजें फिक्स होनी चाहिए यहाँ पर। समझ में आगे कि नहीं गया? आप ही शुरू कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग के यहाँ के टीचर का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत टफ है। एक टीचर अगर हमारे यहाँ अगर उनको फाइनल क्लियरेंस मिल गया ना कि अब हम लोग आपको सेलेक्ट करने वाले हैं, उनका प्रोसीजर खत्म करते करते 2 से 2.5 महीना लग जाता है। पढ़ाना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं। वो आप पढ़ाने कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता। उस लड़के को ऐसा बताइए ना कि उसके दिमाग में, जब वो खाली बैठे तो उसके दिमाग में छपे कि सर इसके बाद क्या टॉपिक लिखे थे, इसके बाद क्या लिखे थे, इसके बाद क्या, एकदम प्रिंटेड होना चाहिए वहां पे। नहीं तो उसका दोस्ते को कह देगा ये किताब खोलो तुम पढ़ना चालू करे। खाली बोल देना थोड़े होता है, एक चीज को 4 बार बोल देना पढ़ाना थोड़ी होता है। नहीं समझे? वो तो घरे आप लोग खुद ही कर सकते हैं। होता है ये सब चीज में दिक्कत रहती है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारा 2 छोटे भाई हैं, आप ही स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एक चीज है, उतना भी फीस नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग उधर चल गए ना तो गारंटी बताते हैं ना कि 2 लाख वहां भी कोई फीस नहीं ले पाएगा। जिस दिन अगर हम लोग उधर चले गए ना, कोई नहीं फीस ले पाएगा 2 लाख रुपए। हाँ, फिर सब लोग डिस्काउंट लगाएंगे। कितना परसेंट? 70%। हाँ हाँ हाँ, गांव के लोग को, गांव का आदमी और सीधा साधा होता है। अच्छा, वो सब भी क्या करते हैं सब ना, देखिए सब मेंटेलिटी लोग का। सबसे पहले ना शीशा वाला ऑफिस बना दो, आदमी खोलते आधा हदस जाएगा, और उसमें महिला बैठा दो, डिस्काउंटे नहीं करा पाएगा और ना पूछ पाएगा यहाँ पे। नहीं समझे? चाय नाश्ता ले आ देगा यहाँ पे, आएगा पानी लेके, सर ये खुश। अरे भैया, एजुकेशन चलता है टीचर पे, फीचर पे कभी नहीं चला है। समझ में आ गया कि नहीं गया? सबसे चौपट फीचर मिलेगा हमारे यहाँ, नीचे बैठल रहता है। कोई भी सब चीज नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ गलतियां भी होती हैं यहाँ पे। सर सब आपसे गुस्सिया जाएगा, सब पहले से गुस्सिया ही ले सब। नहीं समझे? दुनिया में एक गलती कभी मत कीजिएगा, अपने आप को कभी बेवकूफ मत बनेगा। हमें पता है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। हम ये पहचानने में थोड़ा देर कर सकते हैं कि कौन साथ है, लेकिन इसमें हम थोड़ा भी गलती नहीं करते कि कौन साथ नहीं है। सबसे पहले डिसाइड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हॉस्पिटल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, इसने ना सरकारी खर्च पे हज कराया था। सरकारी खर्च पे क्या कराया था? हज यात्रा कराया। सरकारी खर्च पे क्या कराया था? हज। जबकि याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय हज यात्रियों ने विरोध कर दिया था, और फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी खर्च पे हज कराया। हालांकि जो हज करने की परंपरा है, हज की नियम जो वहां पे, उसमें कहा जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से जब आप फ्री हो जाइएगा, आपके ऊपर कोई कर्जा ना हो, या आपके घर में मान के चलिए किसी की बेटी है, उसका पैसे की वजह से शादी नहीं हो पा रहा है, या पड़ोस में कोई लड़की है, उसकी पैसे की वजह से शादी नहीं हो पा रहा है, और आपके पास पैसे हैं, तो आप हज के बदले उसका हेल्प कर दीजिए, आपको हज का पुण्य ऐसे ही दे दिया जाएगा। ये हज के काफी नियम कानून है। जो मुस्लिम लोग होंगे उन्हें ये चीज पता होता है। तो हज में अवॉइड किया जाता है ये सब चीजें ना लिया जाए। लेकिन अब कोई सरकारी खर्च पे जाता है तो ऐसा भी है भैया कि हज इतना कॉस्टली होता है, उम्रा थोड़ा सस्ता होता है। देखिए 365 दिन में आप कभी भी हज करके चले जाते हैं ना, उम्रा होता है। बट बकरीद के समय जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? हज होता है। बकरीद के समय वो मेनली हज वहीं हो जाता है, बकरीद के समय। तो उस समय काफी भीड़ होती है। अब जैसे अगर कोई रामनवमी के दिन चल जाए अयोध्या, बहुत भीड़ होगा। हमारे यहाँ कोई छठ में चला है घाट पे, अरे हाथ गोड़ कुचा जाएगा, खास करके अनजान आदमी, वो पगला जाएगा, भाई कहां से इतने लोग आए हैं यहाँ पे। छठ में, बिहार में मतलब छठ, उसके बाद बिहार। पहले क्या चीज? छठ। उसी तरह हज यात्रा में भी ना बकरीद के समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है, पूरी दुनिया से आ जाते हैं, तो चीजें भी कॉस्टली हो जाएगी यहाँ पर। और ऐसे समय में उम्रा में तो काफी खर्च आता है। मोटा मोटी मान के चलिए आपका 2, 2.5, 3, 4 लाख के आसपास पड़ जाता है। वो भी डिपेंड करेगा वहां आप कैसा होटल ले रहे हैं। एकदम पास में लेंगे तो महंगा होगा, थोड़ा दूर लेंगे तो सस्ता। अब ये तो चेंज होते रहते। तो सरकारी खर्च पे इसने क्या कराया था? हज कराया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। इसने ना एक दीवाने खैरात विभाग बनाया था। दीवाने
खैरात। खैरात मतलब क्या होता है भाऊ? दान। खैरात मतलब दान। समझ में आ गया कि नहीं गया? भीख, भीख नहीं, मतलब भीख तो हो गया थोड़ा सा अजब टाइप का। खैरात मतलब होता है कि थोड़ा मदद की तौर पे दिया जाए। भीख काफी छोटी राशि हो जाती है, खैरात थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, उसमें वो अपना कुछ काम कर सकता है। जैसे किसी को अगर 10-5 रुपया देंगे तो वो अपना कोई काम नहीं कर पाएगा, 10-5 रुपया में चाय पी लेगा यहाँ पे, तो भीख हो गया। और अगर मान के चलिए किसी को आपने 4,000-5,000 दे दिया ताकि वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना खींच सके, तो खैरात हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहावत भी नहीं देखते हैं किसी किसी फिल्म में कहता है खैरात में नहीं चाहिए हमको, ये समझ में आ गया नहीं गया? तो दीवाने खैरात बनाया था ताकि गरीबों की क्या कर सके, लोगों की मदद कर सके। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इतना काम करने वाले इंसान को जबरदस्ती चढ़ा के ब्राह्मणों पे क्या लगवा दिया सर? जजिया कर लगा दिया सर। वरना इसके काम को देखिएगा तो पब्लिक के लिए काम किया था इसने। फिरोज शाह दुर्ग बनवाया था। फिरोज शाह दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। आगे जाके यह फिरोज शाह कोटला मैदान इसी के समय हुआ यहाँ पे, फिरोज शाह कोटला। उसका नाम अब बदल के अरुण जेटली स्टेडियम हो गया दिल्ली में। अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम दिल्ली में, उसमें क्रिकेट होता। अब पता नहीं होता है कि नहीं, आप लोग क्रिकेट अच्छे से जानते हैं। उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके समय हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद प्रारंभ किया गया कि हिंदू धर्म ग्रंथ जो हैं, वेद हो गए, पुराण हो गए, इसको फारसी में अनुवाद किया जाए और इसे पढ़ा जाए ताकि इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको और भी समझा जाए। तो इसे आप अगर इतना ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर कोई विरोधी रहता तो धर्म ग्रंथ का अनुवाद कराता कि नष्ट करा देता? नष्ट करा देता इससे। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का क्या कराया था? ग्रंथ को अनुवाद करा। अनुवाद ग्रंथ का क्या कराया था? अनुवाद कराया था इसे। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसकी तुलना किसे करते हैं? अकबर से। देखिए अकबर इसके बाद आया था, अकबर बहुत बाद में आया है। अभी कहां अकबर आया है? अकबर 1542 में आया, जन्मे लेगा 1542 में। समझ में गया? अभी तो 1400 चल रहा है। समझ में आएगी? 100 साल पहले अकबर है। लेकिन अकबर बहुत ज्यादा काम किया था और ये जो है ये थोड़ा कम काम किया था। लेकिन दोनों के काम समाज के लिए, लोक निर्माण के लिए, ये सब चीजों के लिए ठीक ठाक था। इसलिए हमेशा छोटी की तुलना बड़े से कराया जाता है, बड़ा की तुलना थोड़े ना छोटा से करा दिए गए। समझ में आ गया कि नहीं? तो सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया ना कि अशोक का जो अभिलेख था, अशोक का अभिलेख, वो छोटे कुछ शहरों में था। एक टोपरा में था, हरियाणा के टोपरा में, और एक यूपी के मेरठ में था। इन दोनों को उसने उठा के दिल्ली ले आया। कहां लाया? दिल्ली। टोपरा अभिलेख को कहां लाया? दिल्ली। और मेरठ अभिलेख को दिल्ली लाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अशोक के अभिलेखों को दिल्ली लेकर आया था। अच्छा काम किया था। हालांकि अकबर जब आपको पढ़ाएंगे ना तो वहां भी पढ़ाएंगे कि अकबर भी इसी का कॉपी किया था। उसने कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लाया था। कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद, सब कॉपी पेस्ट मारा है सब एक दूसरे का। समझा क्या? हम लोग को क्या लगता है कि हम पूरा इतिहास जब पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाता है। पूरा अगर हिस्ट्री पढ़ ले तो समझ में आता है कौन किसका क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है। किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए, अशोक जो था, अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को कहां लाया? दिल्ली लाया। फतुहाते फिरोज शाही नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखा। आत्मकथा लिखना जरूरी होता है। देखिए हमारे बारे में अगर कोई दूसरा इंसान लिख दे तो उसे हम जीवनी कहते हैं। जीवनी में जरूरी नहीं कि चीजें 100% सही हो। कौन हमें कितना जानता है उसी को क्या कहेंगे? जीवनी लिखेंगे। समझ में क्या? जैसे हमारे बारे में आप में से कोई जीवनी लिख सकता है, लिखेगा क्या? क्या लिखेगा? 7 बजे से पढ़ाना चालू करते हैं, 9 बजे खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कुछ जानते हैं आप लोग? हम अपने बारे में लिखेंगे तब हम कहां से पढ़े हैं, लास्ट एजुकेशन मेरा कितना है, एजुकेशन के पहले क्या करते थे, और भी क्या, बीएससी। बीएससी मेरा लास्ट नहीं है। बीएससी किए ठीक है, बट बीएससी इज नॉट माय लास्ट। समझ में आ गया कि नहीं गया? पीजी किए, पीजी के बाद कहाँ किए और क्या किए, मतलब अलग जो भी चीज है। तो अगर आप मेरे बारे में लिखेंगे तो क्या हो गया? जीवनी, बायोग्राफी किसे कहते हैं। और अगर हम खुद लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी बाद में हम कभी लिखेंगे अपना।
हाँ, तो अब बुढ़ा जाएंगे, अब कितना 6-7 साल में तो आदमी बुढ़ा जाएगा। उसके बाद आदमी क्या लिख देगा? आत्मकथा। समझा कि नहीं क्या? तो इसने अपनी आत्मकथा का नाम क्या लिया? फतुहाते फिरोज शाही। फतू फिरोज शाही, फतुहाते फिरोज शाही। अब सोचिए, एक राजा रहते हुए इसको इतना समय मिलता होगा, बहुत टफ है। अपनी आत्मकथा भी लिखता था, बहुत टफ हो गया था आत्मकथा लिखने का। कभी लेखन शैली लिखिएगा ना, कभी कोई चीज को लिखिएगा तो बहुत बार ना आपको रफ टू फेयर करना पड़ता है। लिखे फिर सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो इसको फिर से यहाँ से काट के वहां लिख दे। अब तो कंप्यूटर आ गया ना, यहाँ टाइप करके कहीं कट एंड पेस्ट करते रहिए चलेगा। लेकिन उस समय कलम भी नहीं था, सियाही से लिखना होता था, मोर के पंख में। हाँ, मोर के पंख, राजा हो जा मोर के पंख से लिखता था, बाकी आम आदमी तो मुर्गी के पंख से लिख देता था। मोर पंख से लिखे, कौनो पंख लिख जाता था। हम लोग भी उससे लिखे, लोग कौआ हुआ के पंख से। हाँ, कौआ के पंख से। चौक से लिखा जाता था। जब स्कूल में चौक से पढ़ते थे ना, उस समय उर्दू लिखने के लिए ना उसका प्रयोग करते थे लोग, स्याही का, नीब वाले का, स्याही से उर्दू बड़ा अच्छा लिखाता है। जो उर्दू लिखते होंगे ना, वो देखिएगा ना, कलम से लाख गुना बेहतर लिखाता है उस स्याही वाले से, बहुत सुंदर लिखाता है उससे। तो उर्दू तो इधर से ना लिखिएगा जी, इसे खरोष्टी, हिंदी इधर से लिखेंगे, उर्दू अरबी दोनों की इधर से लिखेंगे, उधर से लिखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लिखाता है। किससे? स्याही वाले से। लेकिन वो बड़ी झमेला होता है उसे, तो कभी स्याही पलट जाता है। तो बोर के उसने क्या करते रहिए, लिखते रहिए यहाँ पे। तो इसने क्या लिखा था? फतुहाते फिरोज शाही, फतुहाते फिरोज शाही। किसी को दिक्कत? फिरोज शाह तुगलक ने काम किया कि नहीं किया? इसको चौपट करा दिया सब। अगर इसने ब्राह्मणों पे जजिया नहीं लग, अच्छा कौन सा टैक्स बहुत मिल गया था इसको? अरे नहर बनाया था, नहर पे टैक्स लिया था इसने, नहरों का जाल बनाया, खर्चा कहां से लाएगा? टैक्स। आप उसमें पानी लीजिएगा तो आपको टैक्स लगेगा। आज भी जिनके एरिया से तो आपको टैक्स देना पड़ता है नहर का। खेत वगैरह में देखेंगे तो आप साइफन लगा के पानी लेते होंगे, नहर से पानी कैसे लेता है सब? हाँ हाँ, पाइप होता है एक तो, साइफन बोलते हैं, उसमें फंसा के ऐसे अब पानी गिरा लेता है अपने खेत में, साइफन बोला जाता है उसको, पानी नहर के लिए। तो उसका आपके एरिया से जाएगा ना, तो उसका क्या लगता है? टैक्स लगता है। खेत का भी टैक्स लगता है, मकान का भी टैक्स। हिंदुस्तान में आपकी मृत्यु संभव है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन टैक्स देना संभव है ये कंफर्म है। किसी भी देश में आप टैक्स नहीं बचा सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करके। फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई शासक ही अच्छा नहीं आया। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद कोई शासक अच्छा नहीं आया। समझा गया नहीं गया? किसी को दिक्कत? नसीरुद्दीन मसूद आया इसके बाद, नसीरुद्दीन। तो उसका शासन इतना छोटा था कि दिल्ली एयरपोर्ट का नाम है पालम। तो कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से लेकर पालम तक था, बस इतना बैल शासक था। दिल्ली से लेकर कहां तक था? पालम तक था। तो इसी के सैनिकों ने, इसी के सेनापति और सूबेदारों ने तैमूर लंग को बुलाया। तैमूर भाई मारा है को, आके मार दिया इसको तैमूर। इस वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। इसीलिए तो इतना छोटे समय तक ये वंश रहा, कोई बहुत लंबे समय तक ये वंश कहां रह पाया। लेकिन ठीक ठाक नहीं, ये तो वंश ठीक है ठाक था, लेकिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई बड़ा शासक नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक बकलेले रह गया, ये कुछ देर तक रोक ले गया, और ये तो अच्छे समय तक रोक ले गया। इसके बाद जब नसीरुद्दीन महमूद आया तो उसके ऊपर किसने आक्रमण कर दिया? तैमूर। अंत हो गया किस वंश का? तुगलक। इसके बाद जो भी सैयद वंश आया और लोदी, ये बकलोल वंश थे सब। सैयद और लोदी बकलोल थे सब। सैयद को कुछ शासन करने आता ही नहीं था। वो स्पष्ट लिखा था कि मैं तैमूर लंक के सहयोग से बना हूं, अतः मैं तैमूर लंक का चमचा हूं। स्पष्ट लिख देता था, चमचा नहीं लिखता था, प्रतिनिधि लिखता था। अगर राजा खुद को प्रतिनिधि बोलने लगे तो राजा मतलब कौन चीज? उसके बाद लोधी वंश देखा कि यार ये तो चमचा है, मारो इसको, तो लोधी वंश आ गया। वो भी कोई खास शासक नहीं था, भारत में कोई बचा ही नहीं शासन करने वाला। तो अफगानिस्तान में पत्थर फांक रहा था एगो आदमी, नाम था बाबर। उसके घर द्वार से भगा दिया था उसको। गया फरगाना तो फरगाना से भी भगा दिया। काबुल आया तो काबुल से भी भगा दिया।
समरकंद गया तो वहां से भगा दिया था। कहा कि भैया अब कहाँ जाएंगे आप? तब उसको किसी ने बताया भारत में ना अभी सब बकलोले बैठल है, चलिए। कहा सही? कहा ना ना, भारत वाला बहुत खतरनाक है। तले लोदी वंश का चाचा इब्राहिम लोदी का चाचा चल गया बाबर के पास, मारिए ओकरा। बाबर कहा कि बहुत अच्छा, हमरा रोहे के ठीक नहीं, चलिए हम मारते हैं किसको। मार दिया लोदी को। अब बैठ गया बाबर। कहा कि अब जाइए। कहा कि कहाँ जाए, हमारे कोई है ये नहीं है गौर ये रहते हम। आ गया भारत में यहाँ पे। तो इसके बाद आएगा सैयद वंश, होशियार की बकलोल। उसके बाद लोदी वंश, होशियार की बकलोल। अच्छा, लोदी वंश बकलोल था, उसका संस्थापक ही का नाम था बहलोल लोदी। बकलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी। अब आगे हम आगे क्लास में बता देंगे, ठीक है।